मैं कन्या महाविद्यालय बारा से डॉक्टर भावना शर्मा। तो बच्चों, कल अपन ने प्रयोजन मूलक भाषा का अभिप्राय के बारे में चर्चा की थी। तो उसमें अपन ने उसके 2 बिंदु देखे थे, जिनके आधार पर प्रयुक्ति के आधार पर भाषा का प्रयोग ऋण और प्रयोग निर्धारित और ऋण हो जाता है। तो शब्दावली के स्तर पर 2 आधारों पर निर्धारित होते हैं, क्षेत्र विशेष शब्दावली और शब्दों के अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न। उसी को आज हम उसी क्रम में उसे आगे बढ़ाते हुए शब्दावली के अतिरिक्त प्रयुक्ति या प्रोक्ति के निम्नांकित आधार हैं। प्रयुक्ति या प्रोक्ति का आधार, तो प्रयुक्ति या प्रोक्ति के आधार को 4 भागों में बांटा गया है। विषय क्षेत्र, संप्रेषण का ढंग, वक्ता और श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति, और नंबर 4 है भाषा प्रयोग की स्थिति। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार हैं इसके। तो सर्वप्रथम हम विषय क्षेत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विषय क्षेत्र के बारे में, भाषा का प्रयोग जिस विशेष क्षेत्र में किया जाता है तथा विषय विशेष या विशेष संदर्भ ही भाषा के स्वरूप को निर्धारित होता है, भाषा के स्वरूप का निर्धारक होता है। और उसी प्रकार की शब्दावली या वाक्य संरचना भी होती है, जो अपनी सार्थकता और परंपरा बाध्यता को दर्शाता है। जैसे न्यायालय में एक विशेष टाइप की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें न्यायालय की भाषा अर्थात कि अदालत की भाषा, अदालत में बोलने वाली भाषा में ज़्यादातर हम देखते हैं उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि श्री डैश 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 पुत्र निवासी, हाजिर हो, अदालत में हाजिर हो, इस टाइप की भाषा, जैसे हाजिर शब्द इसमें उर्दू का है। इसी क्रम में प्रयुक्ति या प्रोक्ति का प्रथम आधार हो गया विषय क्षेत्र, और द्वितीय आधार है इसका संप्रेषण का ढंग। संप्रेषण का ढंग भी प्रयुक्ति का स्वरूप निर्धारित करता है, वो मौखिक या लिखित। संप्रेषण के अनुसार शब्दावली, लहजा, वाक्य विन्यास आदि में परिवर्तन आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा बोलने का तरीका और हमारी शब्दावली कुछ भिन्न होती है, लेकिन वही जब हम लिखित रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं तो उसमें औपचारिकताएं काफ़ी बढ़ जाती हैं कि हमें कहाँ उसमें कॉमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अर्धविराम। तो इसलिए संप्रेषण का ढंग ही हम भाषा के अनुसार उसको तय करते हैं। मौखिक होगी तो हमारे संप्रेषण का ढंग अलग होगा, और लिखित होगी तो वो अलग होगा। नंबर 3 है वक्ता श्रोता अथवा लेखक पाठक की स्थिति। संप्रेषण लिखित हो अथवा मौखिक, पर उस पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि कौन किससे किस समय बात कर रहा है। जैसे एक डॉक्टर करे या कोई लेखक है, वो किसी संगोष्ठी में श्रोता या विद्वानों के समक्ष कोई शोध पत्र पढ़ रहा है, कोई राजनेता है, वह अपने जो जनता है उसके गांव की या ग्रामीण जनता जो है उसके समक्ष जब कोई भाषण देता है, तो इन तीनों भिन्न स्थितियों में वाक्य विन्यास या लहजा आदि सब भिन्न भिन्न होंगे। डॉक्टर एक अलग तरीके से करेगा, लेखक अलग तरीके से करेगा, और एक राजनेता अलग तरीके से करेगा। इसी में नंबर 4 है भाषा प्रयोग की स्थिति। भाषा प्रयोग भी भिन्न भिन्न होता है। यदि एक डॉक्टर को आप देखेंगे तो वह अपने रोगी या अपने मरीज़ से जब वो बात करेगा तो वो एक अलग भाषा करता है, और वो जब उसकी एक भाषा अलग टाइप की होगी। वही डॉक्टर जब चाय पान के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठा होगा, मित्रों के साथ बैठा होगा, तो उसकी बात करने का तरीका एक अलग टाइप का होगा। तो दोनों भाषाओं में बहुत अंतर है। जब वो रोगी से बात कर रहा है तो वो औपचारिक भाषा में कर रहा है, और जब वो अपने मित्रों से बात कर रहा है तो वो अनौपचारिक भाषा या शब्दावली का प्रयोग करता है। अब उक्त चारों आधार पर भाषा की हर प्रयुक्ति के संबंध में बराबर की मात्रा में ही लागू हो, इनमें अंतर भी देखा जा सकता है। यह कहना उचित होगा कि वर्तमान जीवन संदर्भ में किसी समाज का विकास जिन क्षेत्र विशेषों में होगा, तो उससे संबंधित भाषा की नई प्रयुक्तियों का विकास भी होगा। हिंदी में प्रयोजन मूलक स्वरूप का तेजी से विकास इसी कारण से संभव हुआ है क्योंकि बदलती हुई जीवन स्थितियों में आधुनिक औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिकता के साथ हिंदी भाषा की नई प्रयुक्तियों का विकास भी तेजी से हुआ है, जो सामान्य व्यवहारिक या बोलचाल की भाषा, साहित्यिक, वाणिज्य और व्यापार वैज्ञानिक
और तकनीकी, कार्यालय, विधि, सामाजिक विज्ञान, संचार माध्यम और विज्ञान के क्षेत्र में व्याप्त है। तो इस प्रकार हम उसके 4 जो आधार हैं उनके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा और उसके बारे में आज मैंने आपको समझाया है। तो ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये एक विशेष जो प्रयुक्ति या प्रयोक्ति का आधार जो आपका विषय था, ये 4 इसमें 4 प्रकार थे। इन चारों के बारे में आज हमने जाना। धन्यवाद।